वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम लोग अपने इस कोर्स का CEH का मॉड्यूल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने, जैसे मैंने बात करी थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैकिंग होती है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेबसाइट हैकिंग के बारे में। तो वेबसाइट हैकिंग के बारे में मैंने आपको यही बताया था कि भाई अगर हमने किसी वेबसाइट का अनऑथराइज्ड वे में उसका एक्सेस गेन कर लिया, ठीक है, और गेन करने के बाद फिर हम उसके वेबसाइट की कोडिंग के साथ या उसके डेटाबेस के साथ या उस वेबसाइट का कुछ फेस चेंज कर दिया, मतलब उसका लुक चेंज कर दिया, तो ये सारे जो हम काम करते हैं ये किस में आता है? हमारा वेबसाइट हैकिंग में। और इससे रिलेटेड मैंने पिछली बार में आपको प्रॉपरली एक एग्जांपल देकर भी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, समझाया था मैंने सारी बातें। ठीक है। अच्छा, अब कॉमन मेथड्स कौन से हैं वेबसाइट को हैक करने के? यानी वेबसाइट हैकिंग की जब हम बात करते हैं तो भाई साहब उसमें हमारे पास कॉमन मेथड्स कौन कौन से होंगे फॉर हैक अ वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं दैट इज कॉमन मेथड्स। ठीक है, कॉमन मेथड्स ऑफ वेबसाइट हैकिंग। ठीक है, तो भाई साहब कॉमन मेथड्स कौन कौन से हैं एक वेबसाइट को हैक करने के? तो जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिए जी, पहला आता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं दैट इज SQL इंजेक्शन। ठीक है, SQL इंजेक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं SQLI। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से। ठीक, तो अब हम SQL इंजेक्शन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है SQLI, शॉर्ट में हम उसको कह देते हैं। तो जरा देखें भैया SQL इंजेक्शन में, वैसे देखो मैं अभी शॉर्ट में इसके बारे में आपको सिर्फ बता रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो SQLI या SQL इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिंग ठीक है मैलिशियस SQL क्वेरीज टू एक्सेस और मैनिपुलेट। ठीक है, टू एक्सेस और मैनिपुलेट अ वेबसाइट डेटाबेस। ठीक है, अब देखो यार, ये जो वेबसाइट डेटाबेस क्या हो गई? वेबसाइट डेटाबेस का मतलब हो गया वो जगह जहां पे आपकी वेबसाइट का सारा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, और ये जो सारा डेटा जो पड़ा होता है ये किसी ना किसी DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा होता है। अब जैसे देखो, सपोज मान लो कि ये एक ऐसा मान लेते हैं कि ये आपके जो वेबसाइट होस्ट कर रहा है उसका वेब सर्वर है। ठीक है, वेब सर्वर है। अच्छा, इस वेब सर्वर में आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। वेबसाइट मतलब बड़े सारे वेब पेजेस पड़े हुए हैं, वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3, ऐसे जितने भी वेब पेजेस हैं आपके उसमें वो सारे पड़े हुए हैं। एक हम कहते हैं वेब पेज N सपोज। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि आपकी वेबसाइट में लोग जाके अपना डेटा फिल कर रहे हैं, मान लो अपने ऑर्डर बुक कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये सारा डेट इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे सिक्योर वे में सेव करनी पड़ेगी। अच्छा, अब चक्कर क्या होता है कि भाई यहां पे एक और मशीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर। अब इस डेटाबेस सर्वर के अंदर क्या होता है कि भाई साहब इसके अंदर, इस मशीन के अंदर क्या होगा कि एक वो डला होगा एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई RDBMS सॉफ्टवेयर डला है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला इसके अंदर एक आरडीबी में सॉफ्टवेयर डला हुआ है जिसका नाम है MySQL, ठीक है, और आपका जितना भी डेटा है वो सारा इस MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं, उन सब में सारा आपका डेटा पड़ा, मतलब जो एक ऐसा मान लेते हैं कि भैया एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MySQL और इस सॉफ्टवेयर के अंदर मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, इसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या होता है जब भी कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई क्लाइंट है, ठीक है, इस क्लाइंट की इंटरनेट के माध्यम से जब भी रिक्वेस्ट आती है इस वेब सर्वर के पास, ठीक है। अच्छा, अब इस वेब सर्वर को अगर मान लो कोई डेटा इस डेटाबेस में डालना है या इस डेटाबेस में से कुछ डेटा चाहिए, तो क्या होता है, यहां पे अलग अलग प्रोग्राम्स बने हुए हैं। अब ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, यहां पे इसको कमांड देते हैं, मतलब एक तरह से यहां से एक रिक्वेस्ट आती है। अच्छा, अब ये जो MySQL नाम का जो डेटाबेस है ना, ऐसा समझ लो कि ये भाई ये ना एक भाषा समझता है और उस भाषा का नाम है SQL। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये क्या करते हैं, इसको SQL में कमांड लिख के देते हैं, या ऐसे कह लो इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि SQL में फिर इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भैया ये जो मेरा DBMS सॉफ्टवेयर है ये क्या समझता है, ये RDBMS सॉफ्टवेयर, जैसे RDBMS सॉफ्टवेयर ना बड़े सारे होते हैं, जैसे Oracle है, MySQL है, MS Access है, बड़े से बड़े सारे RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये जो डेटाबेस सर्वर है इसने एक RDBMS सॉफ्टवेयर अपने पास डाल रखा है जिसका नाम क्या है, MySQL, और सारा डेटा कहां पड़ा हुआ है, इस MySQL के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब जैसे जो भी ये RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि भैया ये एक लैंग्वेज को समझते हैं जिसका नाम है SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, SQL में क्या, SQL लैंग्वेज के द्वारा हम क्या भेजते हैं, इसको इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं काम कि भाई अब जैसे मान लो कल को कोई डेटा चाहिए तो भैया SQL की एक इंस्ट्रक्शन यहां से जाएगी, ठीक है, और ये जो भी रिजल्ट है, अभी होता क्या है कि ये सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद ये रिजल्ट भेजता है यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे ये क्या भेजेगा, रिजल्ट, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, कल को मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है तो भैया यहाँ तो वेब सर्वर से SQL की इंस्ट्रक्शन जाएगी किसके पास, डेटाबेस सर्वर के पास। अब डेटाबेस सर्वर में जो MySQL सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है ये उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा और इसके पास जितना भी डेटा पड़ा हुआ उस डेटा के पे इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करेगा और जो भी इसका रिजल्ट बन के आएगा वो रिजल्ट वापस किसको दे देगा, वेब सर्वर को। और वेब सर्वर वो रिजल्ट जो है उस रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के बाद, मतलब जैसा भी उसने अरेंज करना है वो करने के बाद वो रिजल्ट इंटरनेट के द्वारा किसको भेज देगा, भाई साहब क्लाइंट को भेज देगा, ठीक है। ऐसा काम चल रहा है सिंपल सा। अब यहां पे शब्द आएगा इंजेक्टिंग मैलिशियस SQL क्वेरीज, ठीक है। अब अगर सपोज मान लो जो ये SQL इंस्ट्रक्शन RDBMS के पास जारी है, अब यहां पे जो हमारा हैकर है, ठीक है, अभी ऐसा मान लो ये भाई साहब हमारे क्या है, हैकर हैं। अगर ये जो SQL की इंस्ट्रक्शन जा रही है इस इंस्ट्रक्शन में अपनी तरफ से कुछ छेड़खानी कर दें या अपनी तरफ से कुछ कमांड बना के भिजवा दें यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे इसने यहां का एक्सेस पा लिया, लेकिन अब उसको यहां का एक्सेस तो पा लिया ना उसने, लेकिन भैया अब उसको तो यहां पे डेटा पड़ा हुआ वो डेटा चाहिए। देखो अब सिंपल सी बात अगर देखो यहां पे कि भाई साहब अब है क्या सीन हमारे पास कि भाई साहब ये जो हमारा हैकर महोदय है इसने सपोज मान लो वेब सर्वर पे एक्सेस पा लिया किसी तरह से। अच्छा, वेब सर्वर पे एक्सेस पा लिया, अब वेब सर्वर पे एक्सेस पाने के बाद अब उसे पता है कि यार ये वेब सर्वर के पास डेटा नहीं पड़ा हुआ, डेटा सारा कहां पड़ा हुआ है यार, वो तो इस डेटाबेस सर्वर के अंदर पड़ा हुआ भाई। अब उसे पता है कि भैया ये जो डेटाबेस सर्वर होगा ये तो भाई इसके अंदर कोई ना कोई RDBMS सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, और उसी सॉफ्टवेयर में काम होगा। अच्छा, अब जितने भी RDBMS सॉफ्टवेयर हैं वो SQL भाषा के अलावा और कोई भाषा समझते ही नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ की इंस्ट्रक्शंस भेजेगा ना इसको, ठीक है, या जो इंस्ट्रक्शन जा रही है उसमें अपना कुछ तड़का लगा के भेज देगा। तो दैट इज कॉल्ड एज, एक तरह से मोटे मोटे शब्दों में आपको समझाने के लिए क्या है, ये है इंजेक्ट करेगा, यानी कि SQL इंजेक्शन में क्या होता है
कि ये मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज को, ठीक है, मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज को ये क्या करता है भाई, इंजेक्ट करता है, सो दैट ये क्या कर सके भाई। अब हमें पता है ना कि यहां से जैसे एसक्यूएल इंस्ट्रक्शंस जाती हैं तो ये आरडीबीएम सॉफ्टवेयर डेटा देता है। अब हमारा हैकर यहां से कुछ मैलिशियस इंस्ट्रक्शन, मैलिशियस जैसे इसको लेते हैं एम, मैलिशियस एसक्यूएल इंस्ट्रक्शन भेज रहा है भाई। तो ये भाई साहब इनको तो ये लग रहा है कि यार ये तो वैलिड सोर्स से आ रहा है, तो ये तो उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब यहां पे क्या है कि जो हमारा अटैकर है, जो हमारा हैकर है, वो मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज कहां भेज रहा है, इस आरडीबीएम सॉफ्टवेयर के पास भेज रहा है। और वो बेचारा हमारा भोला भाला आरडीबीएम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, जो वो तो उसको तो पता है भाई, सिंपल सी बात है कि जो एसक्यूएल की क्वेरीज मेरे पास आएंगी मुझे तो उनका जवाब देना है बस। तो अब हमारा हैकर जो एसक्यूएल की क्वेरी उसको पूछ रहा है वो उसको जवाब दे रहा है। अब कल को हमारा ये हैकर उससे पूछे कि भाई बताओ जी कौन कौन से टेबल्स है तुम्हारे पास, बेचारा माइस्क्यूएल बता देगा जी मेरे पास ये टेबल्स हैं। कल को हमारा ये हैकर पूछे कि भाई एक एसक्यूएल की, मैलिशियस एसक्यूएल की क्वेरी बना के पूछे कि भैया ये यूजर्स का टेबल है, इस यूजर्स के टेबल का डेटा दिखाओ, और कल को सब पता लगा जी उसने उस यूजर्स के टेबल का डेटा दिखा दिया, तो भाई अगले को तो सारे यूजर्स के नाम और उनके पासवर्ड्स पता लग गए। तो यानी कि जो जानकारी यहां आपके माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ी हुई है, ये उस जानकारी को एक्सेस कर सकता है, और हो सकता है कि भाई ये वहां पे कुछ डेटा को चेंज करने की कमांड, एसक्यूएल की कमांड डाल दें, ठीक है, डेटा चेंज करने की भी एसक्यूएल की कमांड उठा के डाल दें। तो उससे क्या हो जाएगा कि भैया ये जो बेचारा हमारा आरडीबीएम सॉफ्टवेयर है, ये तो सारी इंस्ट्रक्शन को आंख बंद करके फॉलो करता रहेगा और ये कर देगा सारा काम हमारे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ का काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये केस जो है हमारा, एक मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है हमारे लिए। नाउ अब एसक्यूएल इंजेक्शन, ये तो हो गया हमारा एक मेथड जिसको हमने बोला एसक्यूएल इंजेक्शन। अब भाई साहब एसक्यूएल इंजेक्शन के बाद अब दूसरा क्या है, और देखो और कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे पास। एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, दैट इज XS, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब जरा ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है, जरा इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है हमारे लिए, ठीक है जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, चलिए अब देखें यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अभी अभी हम लोगों ने एक तरह से नॉर्मल वे में हमने समझ लिया कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है, ताकि आगे जब हम इस चीज़ों के बारे में करना स्टार्ट करें तो हमें आइडिया रहे कि क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल ना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जरा ये समझ लें कि भैया ये स्क्रिप्टिंग क्या चीज़ है। स्क्रिप्टिंग शब्द को हम जरा पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए आपका जो वेब पेज होता है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि वेबसाइट कैसे बनती है, बड़े सारे वेब पेजेस को मिला के वेबसाइट बनती है। जो तुम्हारा ये वेब पेज होता है ना, देखो इस वेब पेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखो एक होता है इसके अंदर HTML, ठीक है। अब ये HTML जो होता है, ये HTML के द्वारा आपकी वेबसाइट का लुक कैसा होगा, ये एक तरह से आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर ये सेट करता है। तो ये एक तरह से आपका मैनेज करता है लेआउट ऑफ द वेब पेज। एक तरह से आपका वेब पेज कैसे लेआउट आएगा, मतलब कौन सी जगह पे इमेज दिखाई देगी, कहाँ पे क्या दिखाई देगा, उसको सेट करने के लिए हम HTML नाम की एक भाषा होती है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वेब पेज को बनाने में एक HTML नाम की भाषा का इस्तेमाल होता है।
उसके अलावा एक और होती है जिसका नाम है CSS। ठीक है, CSS को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो एक तरह से ये समझ लो कि ये CSS जो होता है, ये एक तरह से आपकी, एक तरह से मैं कह सकता हूं ब्यूटीफाई द वेबसाइट, मतलब आपके वेब पेज को सुंदर बनाने का काम कौन करता है? ये करता है। ठीक है, तो भाई मैंने बोला कि भाई आपकी जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज में क्या होता है? वेब पेज में मैंने आपको बोला था ना, कोडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि भैया जब ये वेब पेज हमारा वेब ब्राउजर के पास जाता है तो वेब ब्राउजर उस कोडिंग को पढ़ता है और उस कोडिंग को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट अपने स्क्रीन पर आपको शो करता है। तो ये जो वेब पेज होता है इसमें क्या क्या कोडिंग होती है? एक होती है इसके अंदर कोडिंग HTML लैंग्वेज की। HTML लैंग्वेज ये बताता है कि भाई आपकी वेबसाइट का लुक, लेआउट कैसे बनेगा, वो सारा सेट करता है। एक CSS में कोडिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाने में मदद करती है, यानी कि ये कोडिंग आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने में मदद करती है। इसके अलावा हमारे पास होती है स्क्रिप्टिंग। ठीक है, क्या होती है हमारे पास? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग एक तरह से सपोज मान लो, एक शॉर्ट शब्दों में ऐसे समझ लो, फिर स्क्रिप्टिंग असल में क्या है? एक प्रोग्राम भी डला होता है इसके अंदर। ठीक है, क्या डला होता है? एक प्रोग्राम डला होता है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम का काम क्या होता है कि जैसे सपोज यार ये HTML और CSS ये तो एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, कि भाई एक तरह से मान लो HTML से पूरा हमने लेआउट सेट कर दिया कि किस जगह पे इमेज दिखानी है, किस पे टेक्स्ट दिखाना है, ये सारा कुछ सेट कर दिया। CSS से उसको सुंदर बना दिया, बस। अच्छा, अब सपोज मान लो मेरी वेबसाइट के अंदर कुछ प्रोसेसिंग भी होनी है। ठीक है, जैसे यूजर लॉग इन करता है, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे फेसबुक की वेबसाइट आप खोलते हो तो खोलते हैं आप देखते हो सबसे पहले यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ आता है हमारे पास। ठीक है, तो बंदा अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता है, फिर सबमिट बटन दबाता है। तो भैया अगर उसने यूजर नेम पासवर्ड सही दिया होता है तो वो लॉग इन कर जाता है। अच्छा, या सपोज मान लो एक ऐसा ऑप्शन भी होता है कि भैया नया यूजर है तो वो बोल देता है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो भैया क्रिएट न्यू अकाउंट में उसके सामने एक अलग सा फॉर्म खुल जाता है, वहां पे अपनी डिटेल्स फिल करता है तो उसका अकाउंट बनता है। तो यानी कि यार वो वेब पेज में जो काम हो रहा है ना, जो यूजर अपना डेटा फिल कर रहा है, फिर सबमिट बटन दबा रहा है, तो कुछ प्रोसेसिंग वेब पेज के कोडिंग जो है वो वेब पेज के अंदर ही लिखी होती है। उसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है, ये जो स्क्रिप्टिंग है ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक स्क्रिप्टिंग होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड, और एक होती है सर्वर साइड। ठीक है, देखो सिंपल सा इसका मतलब समझ लो। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब जब आपने किसी ऐसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, यानी कि आपने जो ये स्क्रिप्टिंग वाला प्रोग्राम जो डाला है वो किसका इस्तेमाल करके डाला है? किसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपने प्रोग्राम डाला है। जैसे अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं, देखो यहां पे, जैसे सपोज मान लो जावा स्क्रिप्ट, एक मिनट एक मिनट। हम्म हम्म हम्म। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ASP, फिर एक और लिख देता हूँ यहाँ पे JSP, PHP भी होते हैं, बट अभी जरा एक दो नाम लिख रहा हूँ बस यहाँ पे। ठीक है, बस जावा स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा अब परेशान नहीं होना कि क्या चीज़ है ये ना, एक तरह से लैंग्वेज, सपोज मान लीजिए कोई लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस और JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अपना मैं जो वेब पेज बना रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि इस वेब पेज में जो है, जो मैंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड सर्वर मशीन पे रन हो, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड मैं किसके द्वारा लिखूंगा? वो लिखूंगा मैं ASP लैंग्वेज के द्वारा या JSP लैंग्वेज के द्वारा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने वेब पेज में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड डाल रहा हूं वो स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम कहां पे रन होना चाहिए? वो रन होना चाहिए सर्वर साइड पे, यानी सर्वर मशीन में रन होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ASP का या JSP का। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं ये कहां पे रन हो? ये रन हो क्लाइंट साइड में, क्लाइंट की मशीन में, तो मैं वो जो प्रोग्राम मैं
डालूंगा वो प्रोग्राम मैं किसके द्वारा डालूंगा, मैं डालूंगा जावास्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट के द्वारा। ठीक है जी। तो अब हमें समझ में आ गया कि चलो जी स्क्रिप्ट यानी कि अपने जो वेब पेज होता है उसमें कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या हो गया। अब मेरे को पता है कि भाई मेरे को सपोज मान लो मैंने वेबसाइट का एक्सेस पा लिया, यानी कि उनके वेब पेजेस का भी एक्सेस पा लिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं उन वेब पेजेस के अंदर जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर हाँ ये मेरा क्या है, वेब पेज है। ठीक है, अब देखो ये जो वेब पेज है मेरा, इसमें क्या डला हुआ है, इसमें HTML की कोडिंग डली हुई है। ठीक है, अच्छा इस वेब पेज में CSS की कोडिंग डली हुई है, और सपोज मान लो इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट भी डली हुई है, स्क्रिप्ट मतलब कोई प्रोग्राम भी डला हुआ है। ठीक, तो ये सब कोडिंग डली हुई है। अच्छा अभी तो क्या है, अभी ये जो डली हुई है तो किसके द्वारा डली हुई है, डेवलपर ने जो बनाई थी वो। लेकिन अब बीइंग एन अटैकर मैंने मान लो अगर इसको एक्सेस कर लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट भी डाल दूंगा, और इस स्क्रिप्ट को सेट कर दूंगा कि ये ऑन लोड होते ही, जैसे मतलब जैसे ये पेज हमारा लोड हो, जैसे ये वेब पेज क्लाइंट की मशीन में लोड होते ही ये क्या हो जाए, ये वाली स्क्रिप्ट रन हो जाए अपने आप ही। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इंजेक्ट कर दिया हार्मफुल स्क्रिप्ट। मैंने क्या इंजेक्ट कर दिया, एक अपनी तरफ से हार्मफुल स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दिया, कहां, किसके अंदर, वेब पेज के अंदर। तो जो वेब पेज है उसके अंदर मैंने क्या इंजेक्ट कर दिया, एक हार्मफुल स्क्रिप्ट। और इसका फायदा क्या होगा, ये स्क्रिप्ट मेरे लिए क्या कर सकती है, ये स्टील करके दे सकती है मुझे यूजर का डेटा, या अगर मान लो ये स्क्रिप्ट कोई मालवेयर स्प्रेड करवाना हो तो वो मालवेयर स्प्रेड करवा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक तरह से मैं इसको इसकी अगर छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मतलब है इंजेक्टिंग, ठीक है, इंजेक्टिंग हार्मफुल स्क्रिप्ट्स, ठीक है, इंजेक्टिंग हार्मफुल स्क्रिप्ट्स इनटू वेब पेजेस। ठीक है, जो भी आपके वेब पेजेस हैं उन वेब पेजेस पे हार्मफुल स्क्रिप्ट ऐड कर दो। ठीक है, और वो स्क्रिप्ट जो है तुम्हारे लिए क्या कर सकती है, वो स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए जो तुमने उसमें स्क्रिप्ट में कोड लिखा होगा वो कोड तुम्हारे लिए जो जिस पर्पज के लिए तुमने वो कोड बनाया वो काम परफॉर्म कर देगा। जैसे कि टू स्टील, टू स्टील यूजर, टू स्टील यूजर डेटा। ठीक है, यूजर का डेटा स्टील कर सकता है, या क्या कर सकता है, आप माल इस पे ऐसे कर सकता है, स्प्रेड मालवेयर। ठीक है, आपके जो क्लाइंट की मशीन है उसमें कोई मालवेयर ये स्प्रेड करवा सकता है। तो ये हमने अभी दो बातों के बारे में समझा, एक हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में समझा, और उसके बाद हमने समझा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में समझा। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर सी पार्ट आता हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग, ठीक है, अब ये फिशिंग अटैक में मतलब क्या होता है, जैसे कभी तुम देखते हो कि जैसे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो मछली पकड़ने के जाने के लिए क्या करते हैं, एक वो कांटा होता है हमारे पास मछली पकड़ने वाला। तो अब क्या होता है कि हम मछली पकड़ने वाले कांटे में क्या कर देते हैं, कुछ खाने पीने की चीज लगा देते हैं और फिर उस कांटे को नदी में डाल देते हैं। ठीक है, अब भैया कभी कोई मछली आती है, वो क्या देखती है, वो देखती है यार, वो खाने की चीज को देखती है जो भी उसके साथ अटैच होता है, और वो उसको लेने के लिए जाती है, लेकिन असल में क्या होता है, फिर वो जाल में फंस जाती है। तो ऐसा ही काम यहाँ पे करा जा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ना क्या करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि यूजर को ना कोई मैसेज आया, या सपोज मान लो यूजर ने कहीं कोई ऐड देखी, ठीक है, अच्छा उस ऐड में उसको बोला जी आप ये क्या नाम है,
आपको सपोज मान लो ये फ्री में आईफोन मिल जाएगा या कुछ इस तरह से उसको लालच दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, लालच देने पर क्या होता है, बंदे को उससे कहते हैं कि जी अगर आपको ऑफर चाहिए तो आप लॉगिन करो। अच्छा, कई बार क्या होता है, वो जैसे लॉगिन करने की जब अकाउंट क्रिएशन की बात आती है ना कि अकाउंट क्रिएट करो, तो आप कई बार देखो उसमें नीचे ऑप्शन आता है कि कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद फेसबुक, ऐसा कुछ आ जाता है। अच्छा, जनरली लोग क्या करते हैं यार, कहते हैं छोड़ना यार, अब ये डिटेल अकाउंट डिटेल कौन याद रखेगा, एक काम करते हैं कंटिन्यू विद गूगल कर दो या कंटिन्यू विद फेसबुक कर दो। अब जैसे मान लो बंदे ने कंटिन्यू विद फेसबुक कर दिया, तो उसके सामने ना बिल्कुल ऐसा ही फेसबुक जैसा ही लुक अलाइक पेज उसके सामने अपीयर हो जाएगा। अब सामना, अब देखो कई बार क्या होता है, देखो मे भी हो सकता है कि उस फेसबुक वाले पेज का जो वो यूआरएल जो डलाओ उसमें वो देखो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक वेबसाइट है शॉप क्ल्यू, तो जैसे शॉप क्ल्यूज.com मान लो ऐसी है, ठीक है। तो हो सकता है कि भैया सामने वाला अब एक्चुअल वेबसाइट इस नाम से, अब कई बार हो सकता है कि भाई अटैकर जो क्या करेगा, वो एक इसी की तरह हूबहू वेबसाइट बना देगा, नाम रख देगा trueclues.com ऐसे रख दिया। अच्छा, अब सपोज मान लो जब भी कोई, जो भी उसने जिस बंदे को फंसाया, ठीक है, उसको जो लिंक मिला वो लिंक उसको कहां लेके चला जाता है, उसको यहां लेके चला जाता है। अच्छा, यहां पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही वेबसाइट खुलती है जैसी शॉप क्लूज की वेबसाइट है। तो कई बार जनरली ना लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा यार ये तो बिल्कुल वही वेबसाइट है, और वो धोखा खा जाते हैं और उसमें जाके अपना वो लॉगिन कर देते हैं। बट असल में क्या होता है कि अगर यूआरएल को ध्यान से चेक किया जाए तो उस यूआरएल में कुछ ना कुछ उन्होंने गलती कर रखी होती है। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा शॉप क्लूज, अब मैंने शॉप की जगह कर दिया ये शू क्लूज, या भाई मान लो ऐसे भी कर सकता बंदा कोई SHOPI shopiclues.com। अब भाई मुझे क्या पता लग रहा है शॉपी क्लूज, अब मान लो बंदा ना जल्दबाजी में, एक तो उसको वेबसाइट बिल्कुल हूबहू वही दिखी, तो वो उतना ऊपर विजिबल है स्क्रीन यार, आप देख लो, मेरे यहां से तो ओके है। आप आप एक बार, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है एक बार वो रीजॉइन करके देख लो, ठीक है। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सामने वाले को वेबसाइट तो वही लुक अलाइक वही सेम टू सेम नजर आ रही है, बट यहाँ पे उनके यूआरएल थोड़े चेंज कर रखे हैं। अब होता क्या है कि अगला बंदा धोखा खा जाता है और वो उस वेबसाइट पे जाके ऑन कर देगा, और गलती से अगर उसने अपनी डिटेल भेज दी तो वो डिटेल जो है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सामने वाले को मिल जाती है। तो एक तरह से ये फिशिंग वाले केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, क्रिएटिंग क्रिएटिंग फेक वेबसाइट, ठीक है, क्रिएटिंग फेक वेबसाइट्स टू ट्रिक, ठीक है, क्रिएटिंग फेक वेबसाइट्स टू ट्रिक यूजर्स इनटू एंटरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो भैया यूजर को साथ में ट्रिक खेलकर उसको थोड़ा मतलब झूठी वेबसाइट दिखाकर, ठीक है, और उसको भ्रमित करके उससे उसके सारे क्या ले लिए, उससे उसकी डिटेल निकलवा ली। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह की चीज को हम लोग कहते हैं फिशिंग अटैक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आ रही है यहाँ पे, एक मिनट, डी पार्ट। अब इसको हम लोग कहते हैं डी डॉस अटैक, ठीक है, डी डॉस अटैक। अब इसकी फुल फॉर्म हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ
सर्विस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द डीडॉस अटैक। अच्छा अब भाई, अब इसमें क्या है हमारे पास, देखो एक होता है ना, हमारे पास होता है डॉस अटैक होता है, फिर एक डीडॉस अटैक है। अब देखो ये क्या चक्कर है इसका डॉस अटैक का, मतलब कि एक, देखो हमें पता है कि हमारा एक वेब सर्वर होगा, ठीक है, उस वेब सर्वर के अंदर हमारी पूरी वेबसाइट होगी। अच्छा, अब दुनिया जहान से लोग उस वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, लेकिन वो कौन से यूजर होंगे भैया, जिनको उन वेबसाइट से काम होगा वही यूजर होंगे, ठीक है ना, वही यूजर जो है उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अगर सपोज कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो उस कंपनी ने कोई डील निकाली, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है ना, अमेजॉन डील निकालता है ना, ग्रेट डील, कि भैया हर माल इतने में मिलेगा, कुछ ऐसी कुछ डील निकालता है। तो ऐसे मान लो उस कंपनी ने भी कोई डील निकाली, उसकी बड़ी एडवर्टीजमेंट करी, तो भाई जिस डे को वो डील स्टार्ट हुई, उसी डे, उस जिस डे को डील स्टार्ट थी, सपोज मान लो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए डील ओपन थी, ठीक है, तो भाई अब क्या है, जिन जिन को उस डील के बारे में पता लगा, एक्सेस मात्रा में लोगों ने क्या करा, उस पर रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी, क्योंकि भाई हर बंदा वेबसाइट पे जाना चाहता है और जाके वहां पे अपना ऑर्डर बुक करना चाहता है। कई बार हम सुनते हैं ना कि हाँ भाई वहां वेबसाइट डाउन हो गई, वेबसाइट हैंग हो गई उसकी। तो होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि भैया जब वेबसाइट के पास एक्सेस में ट्रैफिक आ जाता है, तो वो उस ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पाती, और जिस कारण से मैनेज ना करने के कारण वो हैंग हो जाती है, कह लो उसको क्रैश हो जाती है। अब यहां पे अटैकर क्या करता है, देखो जैसे सपोज मान लो अटैकर क्या करेगा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि भाई दुनिया जान से जो भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आती है वेब सर्वर के पास, तो वेब सर्वर क्या करता है, एक क्यू अरेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ये हमारा, मान लो ये वेब सर्वर है, ठीक है, तो भाई इस वेब सर्वर के पास ये हमारा इंटरनेट है, और इसको इंटरनेट से रिक्वेस्ट आती है बड़ी सारी। अच्छा, ये वेब सर्वर ने क्या कर रखा है, अपने पास एक क्यू बना रखी है, ठीक है, क्यू बना रखी है, और कह रहा कि भाई कोई बात नहीं, जो रिक्वेस्ट आ रही है आने दो, जैसे कोई रिक्वेस्ट आएगी मैं अपनी इस क्यू में अरेंज करता रहूंगा, कोई परेशानी नहीं, मैं सबको हैंडल कर लूंगा। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि भाई अभी क्या होता था कि भैया सपोज मान लो इसके पास फर्स्ट नंबर रिक्वेस्ट आई, फिर एक R2 रिक्वेस्ट आई, फिर R3 रिक्वेस्ट आई, R4 रिक्वेस्ट आई, तो कोई बात नहीं, इसने क्यू में अरेंज कर लिया, और ये 1 बाय 1 एक एक रिक्वेस्ट को हैंडल करता जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही यहां पे। अच्छा, अब क्या है कि भाई अब हमारा बेचारा बैठा हुआ है अटैकर, ठीक है, अब इस अटैकर भाई ने क्या करा, अब ये बैठा है अटैकर भाई, अब इसने क्या करा भाई साहब, बहुत अधिक मात्रा में रिक्वेस्ट भेज दी इसने। मान लो इसने क्या करा, अपनी जो बेसिकली जैसे सपोज मान लो इसकी क्यू है, उस क्यू पे मान लो 100 रिक्वेस्ट भेज दी, यानी R1 से लेकर R100 तक इसी की रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या करा, बड़े सारे पैकेट्स भेज दिए इस वेब सर्वर के पास। अच्छा, अब इस वेब सर्वर के पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती रहेंगी, ये सब कहां अरेंज करता रहेगा, अपनी क्यू में अरेंज करता रहेगा ना। अब इसने मान लो 100 रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा, 100 रिक्वेस्ट तो आ गई हैं, लेकिन अब अगर मान लो कोई जेन्युइन यूजर भी अगर रिक्वेस्ट भेज रहा होगा तो क्या होगा, अब जो जेन्युइन यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा होगा भाई साहब, उस जैसे मान लो ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है, ये यहां पे कौन से 101वें नंबर पे जाके लग जाएगी। अब इसका मतलब यार ये जो हमारा वेब सर्वर है, पहले ये 100 की 100 रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। जब ये सारी की सारी रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट दे रखी हैं भाई साहब, जब ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी, तब इस बेचारे का नंबर आएगा। अब इस बेचारे का नंबर आएगा तो ये तो गड़बड़ है ना यार, क्यों, क्योंकि भैया इसको तो बहुत टाइम वेट करना पड़ा। अच्छा, अभी तो मैंने ऐसे बोला कि 100 रिक्वेस्ट डाल दी, कल को मान लो उसने 500 रिक्वेस्ट डाल दी, तो भाई साहब ये तो और वेट करेगा, और ऑब्वियसली हो सकता है कि यार ये इतनी सारी रिक्वेस्ट ये हैंडल ही ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट इसके पास आ जाएंगी अलग अलग। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि जब सपोज मान लो सामने वाला देखता है कि भैया ये मेरे को सेम रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये मतलब रिक्वेस्ट भेज रहा है, एक ही जगह से इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, क्या आ रही हैं, एक ही जगह से इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ फायरवॉल होती है, कुछ है, तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देंगे कि भाई ये तो एक ही जगह से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही, ब्लॉक करो उसको। अच्छा,
अब क्या करता है उस केस में, वो क्या कर देते हैं, वो अलग अलग जगहों से उसको रिक्वेस्ट भेजना शुरू करते हैं। बट मेन चीज यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, एक वेबसाइट को ओवरलोड कर दो एक्सेसिव ट्रैफिक से, सो दैट वो जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं उसकी रिक्वेस्ट ले ना पाए, या एक्सेसिव ट्रैफिक से तुमने उसको ओवरलोड कर दिया तो कई बार क्या होता है वो वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है, क्योंकि भैया इतना सारा हैवी लोड वो नहीं झेल पाती। तो उसको इतने हाई अमाउंट में आपने उसको ट्रैफिक डेटा भेज दिया कि वो भैया क्रैश हो जाती है। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ओवरलोडिंग अ वेबसाइट को कह लो, या वेब सर्वर जो है, क्योंकि वेबसाइट कहां पड़ी होगी, हमारे वेब सर्वर के अंदर ही पड़ी होगी ना। तो ओवरलोडिंग अ वेबसाइट विद excessive traffic to make it crash। ठीक है, यानी कि जो वेब सर्वर है उसको उसकी क्षमता से भी कहीं गुना ज्यादा हम वो भेज देते हैं, क्या नाम है उसको, एक्सेसिव डेटा भेज देते हैं, जिसके कारण से उसको हैंडल नहीं कर पाता और कई बार वो क्रैश हो जाता है। तो ये हमारा होता है डीडॉस अटैक, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस। अब ऑब्वियस बात है, देखो सीधी सी बात है ना यार, जब आप सर्वर को बहुत सारा ट्रैफिक भेज दोगे, ठीक है, अब जब बहुत सारा उसको एक्सेस में ट्रैफिक भेज दिया तो बेचारा वो क्रैश हो गया। अब क्रैश होने के कारण, या वो उस ट्रैफिक को मैनेज करने में बिजी हो गया, तो क्या हो रहा है, जो जेन्युइन यूजर है, जेन्युइन यूजर को उसका रिप्लाई, उसका रिक्वेस्ट का जो आंसर है वो तो मिल ही नहीं पा रहा ना भाई, उसको तो समय लग रहा है बहुत ज्यादा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, उसको एक तरह से डिनायल ऑफ सर्विस ही हो रही है एक तरह से, कि भैया जो सर्विस उसको इस वेब सर्वर से मिल चाहिए थी वो सर्विस उसको नहीं मिल पा रही। अब वो सर्विस क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक अटैकर है जिसने एक्सेस मात्रा में पैकेट्स जो हैं कहां भेज दिए, सर्वर के पास भेज दिए, और बेचारा हमारा सर्वर उन पैकेट्स के साथ ट्रैप हो गया है, ठीक है, उन पैकेट्स में फंस गया है। तो अब वो बेचारा जो जेन्युइन यूजर है उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, यानी कि उन जेन्युइन यूजर्स को सर्विस मिल ही नहीं पा रही। दैट इज कॉल्ड द डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, इसके बाद जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डी पार्ट हो गया ना, हाँ ठीक है। अब देखो और आते हैं यहाँ पे ई पार्ट। अब इसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक। अच्छा, अब ब्रूट फोर्स अटैक करना है हमने, ठीक है। अब ये जरा समझते हैं ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब क्या होता है। यार देखो, ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब ये है, जैसे कई बार हम ना वो खेलते थे बचपन में कि भैया ऐसे हम बोल देते थे कि भैया ये वो करो, क्या नाम है अपना, जैसे मान लो ऐसे डैश 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 बना दिए, ठीक है, और यहाँ पे कई बार आप देखते थे यहाँ पे कुछ जैसे शब्द लिखे हुए, ठीक है, जैसे ई लगा दिया, ठीक है, और सपोज मान लो यहाँ पे एम लगा दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, और फिर उसके हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे, जैसे अब वो आप देखते भी हो न्यूज़पेपर में आता है सुकोडू, तो सुडोकू कहते हैं, हाँ सुडोकू। अब बेसिकली वो क्या होता है एक तरह से कि वहां पे हम गेस करते हैं कि यार ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली कौन सा वर्ड मैच करेगा, तो हम अलग अलग उसमें सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब भी क्या है, जैसे कई बार आपने मूवीज में देखा होगा ना कि भाई जो बंदा हैकर जो होता है वो आ जाता है जी यूजर के मतलब सिस्टम पे पहुंच जाता है, अब वहां उसको पासवर्ड डालना होता है, ठीक है। अब मूवीज में तो दिखाते हैं ना कि यूजर जो हैकर हीरो है वो सोचता है कि भाई साहब क्या पासवर्ड होगा इसके अंदर, क्या पासवर्ड होगा, और वो अपनी तरफ से गैस घुस मारता है, और भाई साहब उसका लास्ट वाला गैस सही निकल जाता है और वो सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक। तो यार ये जो ब्रूट फोर्स अटैक जो है हमारे पास, ये कुछ ऐसा ही है। अब यहां पे क्या होगा कि यूजर जो है ना वो पासवर्ड को गैस करेगा रिपीटेडली, और गैस करके मतलब वो अलग अलग तरह के पासवर्ड को गैस करेगा, डालेगा, ठीक है। अब ये सब किस लिए होगा कि जो वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो अटैकर है वो उसका मेन काम क्या होता है कि वेबसाइट के एडमिन पैनल पे पहुंच जाऊं, लेकिन एडमिन पैनल पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे वेबसाइट हैकिंग की बात करी थी,
तो उसमें हमने देखा था ना कि भाई ये जैसे मान लो स्कूल है www.happypublicschool.com/admin panel, तो जब एंटर मारता तो ये विंडो खुलती जहां यूजर नेम और पासवर्ड देता है। जब वो यूजर नेम पासवर्ड लिख के लॉगिन बटन दबाता था तब जाके वो कहां जाता था, एडमिन पेज पे। अब मुझे यूजर नेम पता लग गया, पासवर्ड पता करना है, ठीक है। अब इस पासवर्ड को के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, गैस कर रहा हूं, ठीक है। इस पासवर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, गैस कर रहा हूं, और अलग अलग तरह से उस पर गैसिंग जो मुझे समझ में आ रहा है यूजर के अकॉर्डिंगली मैं उस हिसाब से कुछ पासवर्ड को डालने की कोशिश कर रहा हूं। और बाई चांस मेरा गैस अगर सही निकल जाएगा तो मैं उसके वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर माइंड में एक सोचने की बात आई, अबे क्या भाई यूजर ने क्या पासवर्ड रखा, मैं कैसे गेस करता रहूं। तो उसके लिए ना भी हमारे पास बड़े सारे तरीके होते हैं, डेटा लिस्ट होता है, कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है। बट अभी सिंपल हम ये जानना चाह रहे थे कि भाई ब्रूट फोर्स होता क्या है। तो ब्रूट फोर्स का मतलब सिंपल ये है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, गेसिंग, गेसिंग पासवर्ड रिपीटेडली, ठीक है, गैसिंग पासवर्ड रिपीटेडली टू गेन, ठीक है, किसका गेन करना, एक्सेस, टू गेन एक्सेस टू वेबसाइट एडमिन पैनल, टू गेन एक्सेस टू वेबसाइट एडमिन पैनल, ठीक है। एडमिन पैनल का एक्सेस गेन करने के लिए इसको हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। अच्छा, और जैसे तरीके देखें तो एक तरीका और लास्ट एक तरीका हम और समझ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मालवेयर इंजेक्शन, ठीक है। अब जैसे अभी हमने देख भी रहे थे यहाँ पे, एक मिनट, हम्म हम्म तो भैया मालवेयर इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ हार्मफुल सॉफ्टवेयर या वायरस हमने वेबसाइट की फाइल्स के साथ डाल दिया, ठीक है, या वेबसाइट की फाइल्स में डाल दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं मालवेयर इंजेक्शन। तो सिंपल भाषा में कह देंगे यहाँ पर कि प्लेसिंग, ठीक है, प्लेसिंग हार्मफुल सॉफ्टवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर कह लो या ये कह लो, और वायरस, ठीक है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर और वायरसेस इनटू, कहां पे डालेंगे, जो हमारी वेबसाइट्स की फाइल है उनमें, वेब फाइल, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं मालवेयर इंजेक्शन। तो भाई वेबसाइट की हैकिंग जब हम करते हैं तो वेबसाइट की हैकिंग करने के लिए जो अलग अलग प्रैक्टिस है वो क्या है, ये सारी हमारे पास है, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं भैया, अपना वेबसाइट को हैक करने के लिए इन कुछ तरीकों हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अच्छा देखो, जब भी कोई वेबसाइट हैक कर लेता तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान से देखें आप यहाँ पे, तो भाई सवाल यह है हमारे पास कि इफेक्ट ऑफ वेबसाइट हैकिंग, यानी कि एक तरह से आपने वेबसाइट हैकिंग कर ली, यानी आपने वेब सर्वर को हैक कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो भाई अब इससे होगा क्या क्या, देखो लोग अब यहाँ पे सामने वाला क्या क्या चीजें गड़बड़ कर सकता है आप लोगों की। अब देखो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि भाई पहला है यहाँ पे डेटा थेफ्ट, कि भाई साहब आपका डेटा चुराया जा सकता है, ठीक है। वेबसाइट पे जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स का डेटा चुराया जा सकता है, उनके लॉगिन क्रेडेंशियल चुराए जा सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सब चुराई जा सकती है यहाँ पे। तो डेटा थेफ्ट मतलब क्या कर सकता है, हैकर जो है, हैकर कैन स्टील भाई कस्टमर की इन्फो चुरा सकता है, ठीक है, उस कस्टमर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा सकता है, लॉगिन
ठीक है, लॉगिन के उसका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो पता लगा सकता है, या जो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी चुरा सकता है। तो भाई ये सब गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। ठीक, अच्छा, उसके अलावा वेबसाइट हैक करके सामने वाला क्या कर सकता है भैया, वेबसाइट की डिफेसमेंट कर सकता है। वेबसाइट डिफेसमेंट। अब वेबसाइट की डिफेसमेंट करने का मतलब क्या है कि भाई साहब जो आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस है उसको ही चेंज कर दें। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं चेंजिंग द इसको कह सकते हैं वेबसाइट्स की अपीयरेंस, चेंजिंग द वेबसाइट अपीयरेंस, कि भाई जो आपकी वेबसाइट जैसे देख रही है उसका पूरा लुक ही चेंज कर दिया। ठीक है, चेंजिंग द वेबसाइट अपीयरेंस। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद तीसरा क्या कर सकता है वो काम आपका, ठीक है, SEO स्पैम एंड ब्लैक लिस्टिंग। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा कि भाई साहब ये क्या चीज आ गई, एसईओ स्पैम एंड ब्लैक लिस्टिंग। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनते जाना। तुम्हें पता है कि जब हम गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल के सर्च इंजन पे जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, हमें बड़ी सारी वेबसाइट्स के नाम दिखाता है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने सुना होगा कि एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को इतना बढ़िया बनाते हैं कि भैया जब भी कोई बंदा किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सर्च करे जो मेरी वेबसाइट से रेलिवेंट हो, तो गूगल क्या करता है, मेरी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली उठा के फर्स्ट नंबर पे दिखाने, मतलब फर्स्ट पेज पे अपने दिखाना शुरू कर देता है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं यहाँ पे तुमको मैं। जैसे मान लो यार, मैं इधर आता हूं और मान लो मैंने यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन में गया और मैंने बोला कि भाई साहब मुझे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, मान लो मैंने ये लिखा, एंटर मारा, तो आप देख रहे हैं आपके पास ये अलग अलग आ रहे हैं। जैसे आ रहा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजी परफॉर्म। ठीक है, एक कुछ यहाँ पे लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, मतलब इन लोगों ने पैसे देकर करा है। तो DIDM हो गया, और ये क्या नाम है, PW फिजिक्स वाला आ गया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हो गया। तो ऐसे बड़े सारे आ गए यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे। अब देखो, और DIDM दिल्ली स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो ये आपको बड़े सारे वेबसाइट्स के नाम आ रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो भाई अब होता क्या है कि इन वेबसाइट्स को ही क्यों दिखाया गूगल ने, क्योंकि गूगल के कुछ अपने एल्गोरिथम होते हैं जिसके हिसाब से वो वेबसाइट की रैंकिंग करता है। और जब भी कोई यूजर कोई सर्च करता है तो वो देखता है कि ये जो कंटेंट यूजर ने सर्च करा है ये कौन कौन सी वेबसाइट्स के हिसाब से रेलिवेंट है, और किसके पास ज्यादा अच्छा रेलिवेंट कंटेंट है, तो उसको ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, अच्छा, अब सपोज मान लो अगर किसी बंदे का वो आ गया, मतलब मेरी वेबसाइट पे एक्सेस आ गया। ठीक है, वो मेरे वेबसाइट के कंटेंट को ऑल्टर कर सकता है। ठीक है भाई, मेरी वेबसाइट की रैंकिंग क्यों बढ़ी है ऊपर, क्योंकि मेरी वेबसाइट में कंटेंट अच्छा है। अब वो क्या कर सकता है, मेरे कंटेंट को खराब कर सकता है। ठीक है, अगर वो मेरे कंटेंट को खराब करेगा तो क्या होगा, गूगल मेरी रैंकिंग को नीचे गिरा देगा भाई। अच्छा, एक और होता है यहाँ पे ब्लैकलिस्ट करने का। अब देखो कई बार क्या होता है कि एक एक हम लोग ना इसको एक हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, एक शब्द होता है ऑफ पेज एसईओ। अब इसमें होता क्या है कि हम ना अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके ना अपनी वाली वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई यूजर किसी XYZ वेबसाइट पे गया और वहां पे सपोज मान लो उसने हमारी वेबसाइट का लिंक देखा, और जब वो क्लिक करता है तो हमारी वेबसाइट पे आ जाता है। अच्छा, अब सोचो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मेरे पास मेरी जो वेबसाइट है, मान लो वो कोचिंग से रिलेटेड है। अच्छा, अब मान लो कोई बंदा एक वेबसाइट को सर्च कर रहा है जहां पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कुछ डिजीज के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने जिसको सपोज मान लो एसईओ करने के लिए दिया था,
उसने अलग अलग वेबसाइटों पे जा जाके मेरे साइट का लिंक दे दिया। अच्छा, उसने क्या करा कि इस वेबसाइट पे एक जो XYZ नाम की जो वेबसाइट है उस पर कोई आर्टिकल डाला और उसमें मेरी वेबसाइट का लिंक दे दिया। अच्छा, वो आर्टिकल जो डाला उसने, वो किसी सपोज मान लो किसी डिजीज के बारे में बता रहा था। अच्छा, अब जो कस्टमर था ना, जब वो उस XYZ वेबसाइट पे गया तो वहां पे जाके उसने देखा कि यार ये डिजीज के बारे में जानकारी दे रखी है, वो पढ़ने लग गया क्योंकि उसको उस डिजीज से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी। अच्छा, अब उस आर्टिकल को पढ़ते 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 नीचे उसको मेरी वेबसाइट का लिंक दिखा। उसने सोचा कि यार ये वेबसाइट है, हो सकता है इस वेबसाइट पे और डिटेल दे रखी हो। अब उस क्लाइंट ने क्या करा, मेरी वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। लेकिन जब उसके सामने वेबसाइट खुली तो उसने देखा कि यार ये तो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अरे भाई, मैं तो डिजीज के बारे में पढ़ रहा था और उस जहां पे आर्टिकल लिखा हुआ था उस डिजीज के बारे में, वहां पे एक लिंक दे रखा था। मैंने उस पर क्लिक करा और मेरे सामने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खुल गई। तो भाई, अब मैं उस क्लाइंट के मतलब की तो है नहीं ना वेबसाइट, तो वो वहां से वापस आ जाएगा जल्दी से। अच्छा, अब क्या होगा कि अब गूगल का सर्च इंजन जो है ना, उसके अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। वो ये देखते हैं कि अगर किसी वेबसाइट का ना इस तरह से अलग अलग जगह पे गलत गलत जगहों पे उसका लिंक दे रखा है, तो वो क्या करता है कि भाई ब्लॉक कर देता है। अब मान लो किसी के पास मेरी वेबसाइट का एक्सेस आ गया, उसने इधर उधर के सब जगह के फालतू फंड के लिंक मेरी वेबसाइट पे डाल दिए, तो क्या होगा, जब उसको दिखेगा गूगल को कि भाई इसकी वेबसाइट पे जेन्युइन कंटेंट तो अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन इधर उधर की फालतू की बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक दे रखा है इसने, जो कि इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसको देखकर वो मेरी रैंक कम कर दे या ब्लैकलिस्ट कर दे। ठीक है, तो यहां पे अब क्या कर सकते हैं, तो हैकर में इंजेक्ट ठीक है, हैकर में इंजेक्ट स्पैम लिंक्स। ठीक है, आपकी वेबसाइट का अगर उनको एक्सेस मिल गया तो आपकी वेबसाइट में वो स्पैम का लिंक्स डाल सकते हैं। ठीक है, और जिससे क्या हो जाएगा, स्पैम लिंक्स डाल देंगे जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस अ साइट गूगल रैंकिंग। अगर किसी साइट में मेलिशियस चीजों का लिंक दे रखा होगा या स्पैम का लिंक दे रखा होगा, तो ऑब्वियस बात है गूगल उसको रैंक को घटाएगा या उसको ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। गेटिंग इट गेटिंग इट एक मिनट, एंड गेटिंग इट ब्लैक लिस्टेड। ठीक है, एंड गेटिंग इट ब्लैक लिस्टेड। ठीक, और इन सब चीजों से प्रॉब्लम क्या होगी अल्टीमेटली घूम फिर के, कि भैया लोगों का विश्वास जो होता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट टूटेगा वेबसाइट से। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब लोगों का ट्रस्ट टूटेगा तो वेबसाइट अपना रेवेन्यू तो खोएगा ही खोएगा ना। ठीक है, तो यानी कि क्या है इसका मतलब, कि भाई बिजनेस, ठीक है, बिजनेस बिजनेस कैन लूज कस्टमर। ठीक है, बिजनेस कैन लूज देयर कस्टमर इफ देयर साइट इज कॉम्प्रोमाइज, इफ देयर साइट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो देखो सिंपल सी बात है यार, अब आप खुद समझ सकते हो कि जैसे मान लो कल को किसी ने बोला कि भाई देखो अमेजोन की वेबसाइट हैक हो गई और अमेजोन के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका डेटा लीक हो गया। तो भाई ऐसा जब जैसे अब अगर हमें पता लगेगा वो भाई साहब अमेजोन की वेबसाइट किसी ने हैक कर दी और उसमें डेटा लीक हो गया, तो सबसे पहला काम, जैसे ही हमें पता लगे, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, भाई जाएंगे उसमें अपना अकाउंट डिलीट करेंगे। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन डिलीट करने की कोशिश करेंगे और अपना अकाउंट क्लोज करेंगे कि भैया कल को भैया हमारा डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो अब इसी तरह से जैसे मान लो अगर किसी वेबसाइट में हमें पता लग गया कि कुछ डेटा लॉस हुआ है, वहां पे कुछ ऐसा हुआ है, तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया, वहां पे जाके अपना डेटा डिलीट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर उन्होंने कोई फोटो वोटो अपनी डाल रखी है तो फोटो को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब और उसके बाद ये सब डिलीट करने के बाद क्लाइंट क्या करेगा, अपना अकाउंट क्लोज कर लेगा। वो कहेगा भाई मैं दोबारा इस पे नहीं आऊंगा, यहाँ पे तो डेटा लीक हो जाता है।
तो अल्टीमेटली वो जो वेबसाइट है जो उन क्लाइंट्स के द्वारा जिस बिजनेस को रन कर रही थी वो बिजनेस कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, वो बिजनेस लॉस हुआ। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर कोई साइट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो उस साइट के द्वारा जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है उसके बिजनेस में भी लॉस होता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे किसके, वेबसाइट के हैकिंग के। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है एक वेबसाइट हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा कि भाई वेबसाइट हैकिंग में असल में होता क्या क्या है और क्या उसका मेन कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हमने उसके एक थ्योरेटिकल पूरे पॉइंट को समझ लिया कि हाँ भाई उसको कैसे कैसे करेंगे और किस तरह से आगे काम होता है। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट टाइप्स की जो हैकिंग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।